अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में मैं हूं आमना जंजुआ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार रऊफ क्लासरा। आज के टॉपिक्स की जानिब बढ़ते हैं। अपोजिशन का सेनेट इलेक्शन में गंडापुर को टफ टाइम देने का फैसला। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का पीटीआई को हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए बड़ा मशवरा। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर के पी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने के लिए खत लिख दिया। इन तमाम सियासी मामलात पर JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला से गुफ्तगू होगी। इसके अलावा चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो गई। कराची मार्केट से चीनी गायब। चीनी इंपोर्ट में दी गई ड्यूटीज और टैक्स की छूट पर IMF के एतराज के बाद हुकूमत ने टेंडर वापस ले लिया। आखिर चीनी की कीमतें हुकूमती कंट्रोल से बाहर क्यों? इस अहम इशू पर साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर से तफसीली गुफ्तगू होगी। इसके अलावा PAC को सियासतदानों के अलावा किसी का तोशा खाना का रिकॉर्ड न मिल सका। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी के अहम इंकशाफात। रुकन PAC सनाउल्लाह मस्ती खेल ने अरकान पार्लियामेंट 22वें ग्रेड के अफसरान, जजों और जर्नलों की तनख्वाहों और मराहत की तफसीलात मंगवाने का मुतालबा कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तफसीलात जानेंगे आज के प्रोग्राम में रऊफ क्लासरा की ज़ुबानी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं JUI के सीनियर रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब। सर वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सर बताइएगा कि आपकी एक स्टेटमेंट भी सामने आई है कि सेनेट इलेक्शन को लेकर KP की जो सेनेट इलेक्शन है वो कहा जा रहा है कि उसमें पैसे चलेंगे। क्या राय है आपकी? क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि सेनेट के इलेक्शन जो है वो इसी तरह कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका और वो खलासा साहब। देखिए गुजारिश ये है जब भी हम हाल में होते हैं तो हम माजी सामने रखते हैं। आपको मालूम होगा, रूफ खलासा साहब को बखूबी मालूम है कि माजी में जब भी सीनेट के इलेक्शन हुआ है तो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से वीडियोज मौजूद है कि किस ऑफिस में किसके दफ्तर कौन कौन लोग थे जो बाकायदा एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं और सामने टेबल पर पैसे पड़े। तो ये हाल स्टेडिंग का तो सूरत हाल आपके सामने, ये सूरत हाल बलूचिस्तान में भी रही है। मैं ये नहीं कहता कि तमाम पार्टियां हाल स्टेडिंग में मुलव्वस है या तमाम अराकीन असेंबली हाल स्टेडिंग में मुलव्वस पाए हैं माजी में भी, लेकिन अभी जो रिसेंटली उस माजी को सामने रखकर खदशा यही है कि खुदा न करे कि आज एक बार फिर सीनेट के इलेक्शन में जो 21 जुलाई को होने वाला है उसमें हार्स ट्रेडिंग का एक बार फिर एक गौगा हो जिससे जमहूरियत और सियासत पहले से बदनाम है। आवाम का कोई भरोसा नहीं है सियासतदानों और सियासत पर और जमहूरियत पर, असेंबलियों पर, हुकूमत पर। तो अगर ये चीजें भी सामने आई खरीद फरोख्त की भेड़ बकरियों की तरह, तो मेरे ख्याल में फिर तो सियासत का जनाजा ही निकल जाएगा। तो मैं परसों गया था पेशावर, मुख्तलिफ महाफिल और मुख्तलिफ मजलिसों में जो बाखबर लोग थे वो ये कहा करते थे मुबैना तौर पर कि एक MPA की कीमत 22 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मैंने कहा अजीब बात है, 22 करोड़। उन्होंने कहा कि इसलिए कि हर MPA की 4 वोट है, एक अक़लियत के लिए, एक लेडीज के लिए और जनरल और टेक्नोक्रेट के लिए। अब आप खुद अंदाजा लगाइए तो एक वोट की कितनी कीमत हुई, इन सबको मिलाकर तो कहा जाता है कि 22 करोड़। अब कहां तक इसमें हकीकत है, लेकिन माजी को देखकर जब माजी में ये हुआ है तो आज मुमकिन नहीं है। तीसरी बात ये, जमीयत उलमा इस्लाम की कोशिश ये है, जो अभी पैनल वाले मौलाना साहब के पास आए थे, पीपल्स पार्टी वाले आए थे, कोशिश हमारी ये है कि हम किस तरह हार्स ट्रेडिंग का रास्ता रोक सकेंगे, ये बुनियादी मकसद है। बाकी सीटों का जीतना कितने, ये तो फिर बात की मजामली है। जी बहुत शुक्रिया हमदुल्ला साहब आपका। अच्छा, कोई आपके पार्टी के लोगों को, MPs को भी कोई ऑफर्स हुई हैं? किसी ने आप लोगों को बताया है कि हमें भी कुछ लोग ग्रुप्स या बिल्डर्स, ठेकेदार, बड़े बड़े सेठ ऑफर कर रहे हैं? कोई आपकी पार्टी तक भी पहुंचा है कोई बंदा कोई पैसों के ऑफर लेकर? देखिए खलासा साहब, मैं पहले पार्टी पे आऊंगा सर। परसों जो लाहौर में एक बड़ी बैठक हुई तारीख इंसाफ की, तो एक साहब का नाम लिया जा रहा है जी, और सोशल मीडिया पर भी गर्दिश कर रहा है वो नाम, 10-12 को टिकट लेने का किसने वसूल किया। ये इन बातों में क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है, पर उस पार्टी की सपूत में से तनकीद भी हो रही है। जहां तक मेरी पार्टी की बात है, मेरी पार्टी मेरी पार्टी ने कोशिश की है कि वो हार्स ट्रेडिंग के रास्ते सेनेटर्स को मुंतखब करे। न अभी हमारी पार्टी में अराकीन असेंबली का ये सोच है, ये फिक्र या इस किस्म का इंडिया है, न ये उन्होंने कभी कोशिश की है, न अभी करेगी।
अच्छा, ये क्या वजह है? आपने खुद भी जिक्र किया कि पंजाब और सिंध में हमें कभी नहीं सुनने में आता, हालांकि नवाज शरीफ साहब पे, पीपल्स पार्टी पे, जरदारी साहब पे बड़े इल्ज़ामात और लगते रहते हैं जी कि जनाब उन करप्शन पे, दीगर चीज़ों को, लेकिन ये इल्ज़ामात उनकी पार्टियों पे नहीं लगे कि उनके MPs वगैरह जो हैं वो पैसे पकड़ के वोट डालें सेनेट के। ये सिर्फ या KPK और बलूचिस्तान के हवाले से ये क्यों ऐसा होता है सर? हालांकि KPK में तो देखा जाए तो वो तो रियासत मदीना वाली एक तरह की असम्बली है सर, वही नारा मार के आए थे और मजहबी तौर पर भी ज़्यादा लोग वहाँ पे वो हैं, सेंसिटिव हैं। व्हाई इट हैपेंस इन ये KPK सर, ज़्यादा वहाँ पे क्यों है या बलूचिस्तान में? रूफ खलासा साहब, बात ये है कि पंजाब और सिंध में भी मैं ये नहीं कह सकता कि वहाँ नहीं है जी, वहाँ भी मुमकिन है और हुआ भी है। लेकिन जहाँ तक आपने बलूचिस्तान और खैबर की बात की, क्योंकि जितनी तादाद पर संगठन में मुंतखब होना है बनिस्बत सिंध के और बनिस्बत पंजाब के तादाद कम है। यानी आप अंदाजा लगाए बलूचिस्तान में 10 MPs पर एक सेनेटर जनरल मुंतखब हो सकता है और खैबर पख्तूनख्वा में 18 और 19 पर, और पंजाब और सिंध में आप जाके वो 40, 45, 50 तक पहुंच जाएंगे जी, 50 MPs। अब 50 MPs को आपने खरीदना है तो कितना पैसा लगेगी? तो अरबों रुपए होंगी ना जी। तो इसी तरह सिंध में एक तो ये शायद सहूलत है खरीदने वालों के लिए, और दूसरी बात यह है कि इन दो सूबों में जो आपने कहा कि मजहबी टच आपने लगाया, देखिए ठीक है, लेकिन मजहबी सब हम मुसलमान हैं और सबका अकीदा ये है कि इस्लाम और दीन आखिरी दीन है और इसमें इन चीजों की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन नाफरमान लोग भी होते हैं, सबसे ज्यादा तो वो खयानत करते हैं अपने हल्के के साथ, सबसे ज्यादा वो खयानत करेंगे अपने जमीन के साथ और दियानत के साथ। ये तो हर रुख सोचना होगा कि मेरी इस अमल से सियासत भी बदनाम होगी, जमहूरियत भी, और मेरी शख्सियत भी बदनाम होगी, पार्टी भी बदनाम होगी। सही है। आखिर आप पर लोग कहाँ भरोसा करेंगे? फिर तो इत्मीनान नहीं करेंगे, फिर तो आपको भेड़ बकरी की तरह डील करेंगे। अच्छा सर, इसकी क्या वजह है सर? जैसे आप बता रहे हैं कि पहले भी इस तरह की वीडियोस आई थी, कोई 20-22 लोग जो थे वो पार्टी के, वो PTI के स्पेशली, जो बाद में जिनको निकाल भी दिया गया था, उनकी खरीदो फरोख्त हो रही थी, पैसे भी आए थे। क्या वजह है कि 22 करोड़ रुपया दे के सिर्फ एक MPA को वो 10 वोट भी खरीदें? मतलब 1-1.5 अरब तक तो बात चली जाती है। इतना पैसा लगा के वो सेनेट में क्यों आना चाहता है? कोई ठेकेदार, कोई बिल्डर, कोई अननोन? रूफ साहब, मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानते हैं। चलो, आपने सवाल पूछा सर, मैं दूंगा सर। देखिए, मैं गरीब आदमी हूँ, हम जैसे लोग 1 अरब रुपए, बल्कि 10 लाख रुपए भी नहीं दे सकते किसी को, कि अगर वोट 10 लाख रुपए पर हो तो हम 10 लाख भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वो इस स्टेटस को, जो सेनेट की जो हैसियत है, जो लेवल है, इससे वो अपनी इज्जत भी बढ़ाना चाहते हैं कि इसमें इज्जत है, मेरी हैसियत होगी। इसी हैसियत को, जो एक फिगर वो बनेगा सीनेट ऐवान बाला के मेंबर की हैसियत से, तो अक्सर और बेशतर जो पैसों के जरिए आते हैं ये बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं। इससे ये बहुत पैसा कमा सकते हैं। मुख्तलिफ जराए हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं, वो कमा सकते हैं। हमें वो मालूम नहीं है कि क्या तरीके है, लेकिन वो कर सकते हैं, तो इसलिए वो आते हैं। अगर वो 1 अरब खर्च करते हैं तो यहाँ 6 साल में वो 12 अरब कमा सकते हैं। अच्छा, इतनी गुंजाइश है कि जो वहाँ पे 1-1.5 अरब खर्च करके आता है वो आके 8-10 अरब रुपया कमा लेगा 6 सालों में अपने बिजनेस के लिए। यहाँ पे हुकूमतों को वोट देते वक्त कभी चेयरमैन सेनेट बनना है, कभी डिप्टी बनना है, किसी बिल पे वोटिंग होनी है, तो आपका ख्याल है इन तमाम चीज़ों को पैसा रिकवर कर लेता है इंटरेस्ट सूद के साथ इन 6 सालों में? तो आपके ख्याल में ये अरब और 1.5 अरब जो ये देते हैं और सीनेट तक पहुंचते हैं जमहूरियत के फायदे के लिए या आवाम के फायदे के लिए या इंसानी हुकूक के लिए? हाँ, ये किस मकसद के? तरक्की चाहते हैं पाकिस्तान की मैशत की, आवाम की मैशत और रोजगार की। अपनी मैशत को मजबूत करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, जो ये पैसे देकर आते हैं 1-1.5 अरब रुपया, वो बाद में आके कहते हैं जी हमारा तो 6-7 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता, हमारे पैसे कम है, हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं, हमारे पर्क्स बढ़ाएं, हमारे प्रिविलेजेस बढ़ाएं। बाद में वो यहाँ पे आके जो 1-1.5 अरब लगा के आ रहा होता है, वो यहाँ पे आके गरीब निकलता है सर सेनेट में या कौमी असम्बली में। वो कहते हैं हमारे पैसे बढ़ाएं, तनख्वाहें घाटे हमारी। देखिए, हमारे बलूचिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ जी, आपने सुना होगा। एक MPA से ऐसे MPs भी है जो वो
40 करोड़ देकर असेंबली पहुंचा है। अच्छा, मुबैना तौर पर ऐसे वज़रा भी है जो करोड़ों करोड़ों देकर वो वजीर बना है। तो आपके ख्याल में वो जो आए हैं, जो पैसा ले रहा है या ये पैसा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आइंदा 5 साल आप जो भी करप्शन कर सकते हैं वो कर लिया करें। तो फिर वो एक पैसा भी नहीं छोड़ता है। आप 5 लाख और 6 लाख और 10 लाख की बात करते हैं, आप 10 लाख को 6 साल में ज़रब दें, ये कितने बनते हैं? यानी 1 साल के तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बनते हैं जी, और 6 साल की आप अंदाजा लगाए 7-8 करोड़ बनते हैं। देखिए ना, तो बहुत बड़ा पैसा है। तो आप बता रहे हैं कि चलो अब तक तो ये था ना कि MNA बनने के लिए पैसा लगाना पड़ता है, सेनेटर बनने के लिए ज्यादा लगाना पड़ता है, आप बता रहे हैं वजीर बनने के लिए भी 40-50 करोड़ रुपया देना पड़ता है। ये नई बात है सर, ये मेरे लिए बिल्कुल 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 वजीर बनने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। ये बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं या किसी और सूबे की या सेंटर की सर? ये पूरे मुल्क में ये सूरत। अच्छा, पूरे मुल्क में। अच्छा सर, इसका क्या हल कोई वो सुनने में आ रहा है कि शायद कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है? कितनी सीटें आप JUI निकाल लेगी सेनेट की? कोई ये भी सुनने में आ रहा है कि तीनों पार्टीज जो है ना इस करप्शन को रोकने के लिए, तो तीनों पार्टीज बैठ के अपनी अपनी सीटों के मुताबिक वो मतलब सेनेटर्स मुंतखब करा लें। आप हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी है, PTI है, ये नवाज लीग वगैरह, इस तरह की बातचीत हो रही है कि बैठ के सीटें जो हैं हम तकसीम कर लें, वोटिंग ना करानी पड़े? अभी तक बात यहाँ तक नहीं पहुंची है, लेकिन 1-2 नुक्तों पर इत्तेफाक है। अच्छा। एक बुनियादी नुक्ता ये है कि हम स्टूडेंट का रास्ता किस तरह रोक सकेंगे। ठीक। बाकी तो हर पार्टी की अपनी खुद मालूम है कि वो कितने सेनेटर ला सकते हैं। अच्छा सर, एक हमने देखे कि इस वक्त मौलाना फजल रहमान साहब और ये अली अमीन गंडापुर साहब के दरमियान, ये आपने भी सुनी होगी, फिर दोबारा एक हैवी फायरिंग हुई है, एक दूसरे पे अटैक किए गए हैं। उन गंडापुर साहब ने ज़्यादा सख्त अटैक किए हैं। हाउ डू यू सी दैट? वो दरमियान में तो सीज़ फायर हो गई थी, एक दूसरे के बारे में गुफ्तगू नहीं हो रही थी, फिर ये यकदम इस तरह की बयानबाजी और वो भी बड़ी सख्त, ये क्यों हुई सर? देखिए, बात ये है, आपको अंदाजा है कि जमीयत और PTI के दरमियान बहुत बड़ी तल्ख माजी गुजरी है जी, लेकिन 8 फरवरी के बाद एक दूसरे के साथ कुर्बत हुई, आना जाना हुआ, राबिता हुआ, काफी हद तक कुर्बत हुई 26वीं यानी तरमीम तक। इसी दौरानिये में गंडापुर की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की बयानात आते रहे इस माहौल को सबूताश करने के लिए। जानबूझ कर करते थे या क्या वजह थी? अभी रिसेंटली पहले मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI का, उन्होंने तनकीद की मौलाना पर, हम खामोश रहे। फिर उसके बाद गंडापुर ने तनकीद कल लाहौर में की, परसों। अब मौलाना साहब ने क्या बात की? मौलाना साहब ने रिपोर्टर के सवाल का, साफी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हमें खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तब्दीली में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ, अगर PTI के अंदर PTI फैसला करेगी कि हम हुकूमत को या गंडापुर को तब्दील करना चाहते हैं तो वेलकम, हमें कोई एतराज नहीं है। तो इसमें मौलाना ने कौन सी गलत बात की? इस बात को बुनियाद बनाकर अली अमीन गंडापुर ने वो बातें की जो नहीं करनी चाहिए थी, जो हर्जा सराई की, और आप खुद अंदाजा लगाएं। अच्छा, उसकी जैसे आप कह रहे हैं कि मौलाना साहब ने कहा कि अगर वो PTI खुद लाना चाहती है तो ले आए, तो वो शायद ये समझें कि मेरे ऑलरेडी भी शायद उनकी कोई शर्त थी आप लोगों की कि अगर आप अलाइंस चाहते हैं मौलाना साहब के साथ या JUI PTI का, तो क्योंकि एक बैड ब्लड है, जैसे आपने कहा मौलाना साहब और अली अमीन गंडापुर साहब भी डेरा इस्माइल खान से इलेक्शन भी लड़ते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो लिहाजा उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब ये समझते हैं कि शायद मुझे निकलवाने के लिए वो PTI को उन्होंने शर्त रखी हुई है कि पहले इसको वज़ीर आला से हटाएं फिर बातचीत हो सकती है। इस तरह की कोई शर्त आपकी तरफ से रखी गई है कभी? नहीं, हमारे देखिए रूफ क्लासरा साहब, देखिए मौलाना साहब डेरा इस्माइल खान की सियासत नहीं करते हैं। मौलाना साहब पूरी कौमी लीडर है, कौमी सियासत पर उसका नजर है। उस दिन भी मौलाना साहब ने जो सूरत हाल बयान की, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की नागुफ्तबे और बदतरीन हालात की निशानदेही नहीं की, बल्कि सिंध की भी की, बलूचिस्तान की भी की, पूरे मुल्क की, तो सबका जिक्र किया। सिर्फ डेरा इस्माइल खान तो मौलाना साहब की सियासत का मतमह नजर है नहीं। हाँ, अगर अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान से नहीं निकलता है उसकी सियासत से, ये तो एक अलग बात है। जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत एक हल्के तक महदूद नहीं, यानी एक शुबे तक महदूद है। अब जो तलखी आई है इससे अभी इसको, यानी देखिए आप, अगर आप ये चाहते हैं कि हुकूमत को हम टफ टाइम दें, टफ टाइम हम उस वक्त दे सकते हैं जब अपोजिशन जमातें एक प्लेटफार्म पर हो। लेकिन जब बार बार PTI की तरफ से इस किस्म की चीजें हो रही है तो आप क्या चाहते हैं? आप हुकूमत को मजबूत करना चाहते हैं, अपोजिशन को कमजोर करना चाहते हैं?
फिर किसको आप मजबूत करेंगे बीच में से? तीसरी ताकत को। तो ये कौन कर रहा है, ये खेल कौन कर रहा है और किसकी खुशनुदी के लिए कर रहा है? ये तो पीछे वाले खुद फैसला करें। प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। हम्दुल्ला साहब, ये बताइएगा कि मखसूस नशिस्तों के बाद अब मेंबरान इंतजार में हैं कि कब इजलास बुलाया जाएगा और उनसे हल्फ लिया जाएगा, जबकि हुकूमत का कोई ऐसा मूड नजर नहीं आ रहा। दूसरी जानिब आज इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखा है कि गवर्नर जो है अब ये इजलास बुला लें। तो माजी में भी हमने देखा है कि ऐसी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जब वहाँ की हुकूमत जो है इजलास नहीं बुलाती रही तो इजलास बुलाकर पार्टी ने खुद जो है वो वहाँ पर हल्फ लिए हैं। इस वज़ीर आला पंजाब की बात करें अगर परवेज़ इलाही की, तो उस वक्त भी ये एग्जाम्पल मौजूद है कि सदर उस वक्त के थे आरिफ अलवी जो है उन्होंने हल्फ लिया था। और अब जो है एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है कि गवर्नर केपी जो है फैसल करीम कुंडी वो हल्फ ले सकते हैं। तो आपको नजर आ रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसे ही होगा या हुकूमत इजलास बुला लेगी? देखिए, मेरे ख्याल में इसमें आपको रूल्स की तरफ भी जाना होगा, कानून की तरफ भी जाना होगा, आइन की तरफ भी जाना होगा, कोर्ट के फैसले को भी सामने रखना होगा, इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी। तो जब सबका तकाजा ये है कि ये हल्फ लेने का हक रखता है, इनसे हल्फ लिया जाए और हल्फ लेने का मौका दिया जाए। लेकिन जब सूबाई हुकूमत या सूबाई असम्बली के स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा वाले या चीफ मिनिस्टर उस रास्ते में रुकावट है, फिर तो वो अदालत भी हरकत में आएगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन भी हरकत में आएगी और कानून और आइन भी हरकत में आएगी, रूल्स भी हरकत में आएगी। अब इस कानून को या रूल्स को या आइन को या कोर्ट के फैसले को या इलेक्शन कमीशन के फैसले को किसी ने तो अमल करना है इस पर। अब कौन होगा? या तो अगर गवर्नर के लिए ये रास्ता दिया जाता है तो भी ठीक है, अगर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के लिए ये कानून रास्ता देता है तो वो भी हल्फ ले सकता है। ये तो सिर्फ कानूनी और आईनी मेरे ख्याल में गुफ्तगू है। ठीक है, थैंक यू सो मच हमदुल्ला साहब। यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस आएंगे, डिस्कशन का आगाज यहीं से करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने। जी क्लासरा साहब। ये मुस्तफ़ा, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ भाई, जी प्रोग्राम में मुझे लेने का बहुत बहुत नहीं, इट्स ऑनर फॉर अस सर। आप क्योंकि खुद भी सेनेटर रहे हैं और वेरी वोकल, वेरी एक एग्रेसिव, असल्टिव, मैं खुद आपको बड़े अरसे से फॉलो करता रहा हूँ। मैं आई एम वन ऑफ योर, मतलब मैनी वेज आपकी पॉलिटिकल स्पीचेस मैंने सुनी भी हैं। तो आप इस वक्त, कल हमने ये स्टेटमेंट है हमदुल्ला साहब का, मैं सुन रहा था एक उस टीवी शो में, वो कह रहे थे कि इस वक्त KPK में या खैबर पख्तूनख्वा में जो रेट लग रहा है एक MPA का सेनेट की सीट के लिए 22 करोड़ रुपया लग रहा है सर, एक MPA वहाँ पे डिमांड करे। हाउ डू यू सी दैट सर? आप तो बड़े इन चीज़ों को हमेशा खिलाफ भी रहे हैं, असूलों पे आपने बहुत सारे यहाँ पे लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, कीमत भी आपने पे की अपनी डिफेंस की। इसको कैसे देखते हैं कि सेनेटर्स कैसे मुंतखब होकर आते हैं सर? जी शुक्रिया। सबसे पहले तो रऊफ भाई मैं इस कॉन्वर्सेशन में हैदर होती साहब की तारीफ जरूर करना चाहूँगा कि हमारे सियासी ताफुनज़दा माहौल में वो एक जमात जो मखसूस नशिस्तों की माल गनीमत की तरह बंदरबांट की बेनिफिशरी थी, उनकी अपनी जमात, उसके बावजूद उन्होंने मीडिया पर आए और पब्लिकली इस बात का इजहार किया कि ये अखलाकन मॉरली बिल्कुल ठीक नहीं है कि कोई भी जमात इन मखसूस नशिस्तों को हासिल करे। और उन्होंने अपनी जमात को भी यही मशवरा दिया, पब्लिकली ये मशवरा दिया कि उन्हें ANP को ये जमात ये सीट्स नहीं लेनी चाहिए। तो हमारे इस पॉलिटिकल कल्चर में शाज़ो नादर ही ऐसा होता है कि कोई इस तरह की बात करता है तो वो तारीफ के मुस्तहक हैं हैदर होती साहब। वेरी ट्रू। जहां तक सेनेट इलेक्शंस का ताल्लुक है रऊफ भाई, जो हमें सबसे बड़ी रिफॉर्म चाहिए सेनेट इलेक्शंस के अंदर वो ये है कि ये इलेक्शंस डायरेक्ट होने चाहिए। ये इलेक्शंस इस तरह चंद लोगों तक महदूद नहीं होने चाहिए, जिन चंद लोगों को के ऊपर महदूद करने, ये जिस तरह सूबाई असम्बलियां हैं कि वहां पर फिर पैसे का अमल दखल आ जाता है, दीगर असर और रसूख इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया भर में, अब आप अमेरिका की एग्जांपल ले लें, वहां पर जिस तरह सेनेट के इलेक्शंस हैं वो डायरेक्ट होते हैं। और पाकिस्तान में भी अगर जो सबसे बड़ी रिफॉर्म हमें चाहिए सेनेट के इलेक्शंस में तो वो ये है कि हर सूबा जिसकी 25 नशिस्तें मखसूस हैं ऐवान बाला में, वो डायरेक्ट इलेक्शंस के जरिए उस सूबे के लोग वहां उनको इलेक्ट करें। ये सबसे बड़ी रिफॉर्म है। बाकी ये हमारे अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। चाहे इसका पंजाब में आपको, क्योंकि वहां पर स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है, इतने ज्यादा मेंबरान चाहिए होते हैं,
तो वहां पर ये मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन उन सूबों में कि जहां पर सूबाई असेंबली में मेंबरान की तादाद कम होती है, वहां पर खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, तो फिर वहां पर ये पैसे का अमल दखल होता आया है, और ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी है हमारे सियासी निज़ाम की। अच्छा मुस्वा, आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन हम ये देखते हैं कि खान साहब की हुकूमत जो है ये पिछले कोई 12-13 साल से वहाँ पर है। एक इमरान खान साहब की अपनी ट्रेनिंग भी थी, वो कहते भी थे कि जनाब के जिन लोगों को मैं टिकट दूंगा बड़ा देखभाल के दूंगा, मेरे लोग ना बिकेंगे ना झुकेंगे ना सेल आउट होंगे। लेकिन माजी में भी हमने देखा उनके पार्टी के 20 लोगों के वीडियो सामने आई थी, वो पैसे ले रहे थे, बाद में उनको निकाला गया। अब अगेन उसी ही असम्बली से फिर बातें आ रही हैं कि 20-22 करोड़ रुपया रेट लग रहा है। तो फॉल्ट किसके साथ है? लीडरशिप के साथ है कि वो सही लोगों को टिकट नहीं दे पाते, या वो टिकट देते हैं आगे से पैसा जो है तो वो बड़ी ईमान बन जाता है। तो ये सिर्फ KPK की असम्बली के हवाले से ज़्यादा बातें क्यों होती हैं? जैसे आपने कहा पंजाब में इस तरह की बात हमने कुछ ज़्यादा नहीं सुनी, ऐसे सिंध में कभी नहीं सुनी, बलूचिस्तान के आते हैं। वाई KP ओनली सर, यहाँ पे क्यों पैसा चलता है इतना? मेरा जो अपना मुशाहिदा है, मैंने उसमें एक बड़ी जब ये चीज़ पहली दफ़ा मेरे इल्म में आई तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ कि कोई भी जो अगर वहाँ पर जमात है, उस जमात के अपने MPs हैं, तो वो सब की तरफ से नहीं, लेकिन काफी ज्यादा लोग अपनी जमात से ही तकाजा करते हैं कि जी हमने अगर आपके अपने जमात के कैंडिडेट को वोट देना है तो उसके लिए भी हमारा ख्याल रखा जाए। तो ये एक ऐसी चंबे वाली बात थी कि जब पहली दफा मेरे इल्म में आई कि एक जमात अगर आप उसके टिकट पर मुंतखब होकर आते हैं, आप सूबाई असेंबली के मेंबर बनते हैं, और फिर भी अपनी जमात के सामने भी ये मुतालबा रखते हैं, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात थी। लेकिन शायद वहाँ का जो एक सियासी कल्चर की डिटेरिएशन इतनी हो गई है कि उसमें ये बात एक्सेप्टेबल सी हो गई है। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने इमरान खान साहब का जिक्र किया, गो कि उनकी बड़ी इस मामले में एक पोजीशन रही, लेकिन अभी भी उन्होंने जो भी टिकट्स अनाउंस किए हैं, काफी शोर शराबा मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर। एक साबका डिप्टी चेयरमैन सेनेट है मिर्जा अफरीदी साहब, उनके हवाले से लेकर, तो ये रियलिटीज हैं जिन रियलिटीज को ठीक करने की जरूरत है। अगर हम उनको ठीक नहीं करेंगे तो ये मामला इसी तरह हर 2 साल बाद हम टीवी चैनल्स पर बैठकर डिस्कस करते रहेंगे, या जब भी सेनेट इलेक्शंस होंगे। ओवरऑल कल्चर है, इसकी वजह ये तो नहीं है मुस्तफा, इसकी वजह ये तो नहीं है कि पार्टी लीडरशिप ने पिछले कुछ सालों से हमने देखा है, मैं सब पार्टीज की बात कर रहा हूँ, उन्होंने पार्टी फंड के नाम पे पैसे लेने शुरू कर दिए कि पहले पार्टी फंड देंगे तो फिर आपको टिकट देंगे। तो MPA को ये लगा कि अगर ये लोग हमारे वोट हैं तो हम खर्चा करके आते हैं, हम पैसा लगा के MPA बनते हैं, चलो टिकट भी होती है इनके, फेयर इनफ, हम उसका भी पैसे देते हैं, इनको टिकट के वो देते हैं, पार्टी लीडरशिप टॉप पे ये भी पैसे लेते हैं, तो हम क्यों ना पैसे लें? सो इस तरह की कोई अप्रोच है जिसकी वजह से अब उन्होंने 20-22 करोड़ का रेट लगाना शुरू कर देगा, टॉप पे भी ले रहे हैं, तो हम क्यों ना लें भाई? देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस तरह की सूरत हाल भी है। और फिर हमारे यहाँ जो कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, जो हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे अगर कोई इंडस्ट्री किसी की बहुत बड़ी है, उनको बहुत बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि वो सेनेट का इलेक्शन, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, चंद लोगों को मैनेज करना होता है, पार्टी के लीडर को मैनेज करना होता है, तो सेनेटर बन जाए। और फिर सेनेटर बनने के बाद वो ये इस निज़ाम की तल्ख हकीकत है, आप बड़े अरसे से इसका मुशाहिदा कर रहे हैं कि फिर वो चॉइस कमेटीज का हिस्सा बनते हैं। जिस तरह कम्युनिकेशंस की कमेटी हो गई, या अगर किसी का इंटरेस्ट अगर मैरीटाइम में है तो वो मैरीटाइम कमेटी के मेंबर बनेंगे, और उन कमेटीज के जरिए फिर वो अपने बिजनेस इंटरेस्ट्स को प्रमोट करते हैं। तो मेरे लिए कई दफा ये बात बड़ी हैरानकुन रही कि जब कमेटीज के अंदर देखा कि लोग ब्लेटेंटली, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है, कि अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए सामने किसी भी मुतलका वजारत के सेक्रेटरीज को बिठा के, जॉइंट सेक्रेटरीज को बिठा के, और उनकी वो एक लफ्ज है लितर परेड करना, कि वो ऐसे लितर परेड कर रहे होते थे कि ये उर्दू में दुर्गत कहते हैं, दुर्गत बनाते हैं, मैंने भी देखी हुई, आप ठीक है। जी। तो आई मीन ये चीजें अल्टीमेटली सियासी जमातें गुफ्तगू करती हैं रिफॉर्म्स की, लीडरान बातें करते हैं रिफॉर्म्स की, लेकिन वो रिफॉर्म्स कर नहीं पाते। और जिन रिफॉर्म्स की जरूरत है इस पॉलिटिकल कल्चर को इम्प्रूव करने की, आज रऊफ भाई
सियासत इस मुल्क के अंदर मीनिंगलेस हो गई है। सियासत के ऊपर से लोगों का एतमाद उठता जा रहा है, और वो इस वजह से सियासत के ऊपर से एतमाद उठ रहा है, जहां पर ठीक है और बाकी प्रॉब्लम्स हैं कि हमारी सियासत में क्रिएट करती है, आपने बड़ा फेयर, हमारा अपना भी तो कसूर है। आपने मुझसे बड़ा फेयरली बातें की हैं। बड़ा कम होता है कि आप वहां से, क्योंकि सेनेट से भी आपने बड़ा अरसा वहां पे रहे हैं और फिर आपने क्विट किया था ऑन सम प्रिंसिपल्स, जब आपको पार्टी की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा। एक और चीज़ हमने देखी सर, मैं भी, आप भी, बहुत सारे लोग ये बड़े क्रिटिकल रहे हैं, अभी भी हैं। हमने नवाज लीग की करप्शन पे, पीपल्स पार्टी बड़ा कुछ लिखा भी है, बोला भी है, लेकिन अब ये लगता है कभी नवाज लीग के या पीपल्स पार्टी के अरकान के बिकने की खबरें नहीं है कि किसी पीपल्स पार्टी के बंदे ने वोट देने के लिए 20 करोड़ रुपये पकड़ लिया हो। कभी पंजाब में हमने देखा हो कोई नवाज लीग के बंदों ने पैसे पकड़ लिए हो। बाकी इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं। ये इल्ज़ाम पीटीआई के लोगों पे क्यों लगते हैं, हालांकि वो तो बड़े सालेहीन की जमात समझी जाती है और वो दूसरे लोगों पर कहते भी हैं कि इन्होंने करप्शन की, जो कि हो भी रही होती है, लेकिन पैसे पकड़ने में हमेशा के हम देखते हैं कि पीटीआई के, मैं सबकी नहीं बात कर रहा, मोस्टली उन्हीं का नाम आ जाता है। और वो खान साहब तो हमेशा तनकीद करते रहे हैं पीपल्स पार्टी को भी और नवाज शरीफ साहब को भी कि इनकी पार्टी करप्ट है। सेनेट के इलेक्शन आते हैं तो लगता है सबसे पैसा भी नहीं कि असेंबली में चल रहा है, 13 साल से हुकूमत में भी वही है और अभी तक उनको वहां पे कोई सही बंदे नहीं मिल सके सर। ये एक वहां का देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पंजाब और सिंध में, पंजाब में क्योंकि तादाद इतनी ज्यादा चाहिए होती है एक सेनेटर बनने के लिए, लगभग तकरीबन वहां पर आपको 60 MPs चाहिए होते हैं। 60 MPs के ऊपर एक सेनेटर मुंतखब होता है, तो वो 60 वोट हासिल करने के लिए कोई शख्स इतनी तगदो और इतना पैसा खर्च करने की कैपेसिटी ही नहीं रखता। तो वहां पर एक तो ये मामला है, और दूसरा मामला कि जमातों का जो कंट्रोल है अपने मेंबरान पर, वो पंजाब में और सिंध में पीपल्स पार्टी का अपने मेंबरान के ऊपर वो काफी ज्यादा कंट्रोल है। वो पार्टी डिसिप्लिन की भी वहां पर पाबंदी करते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ में इन चीजों का फुकदान है। पार्टी डिसिप्लिन की तरफ अगर आप जाएं तो ये पिछले चंद महीनों से जो एक तमाशा लगा हुआ है कि एक शख्स एक बात करता है, दूसरा दूसरी बात करता है, और इंटरनल ग्रुपिंग्स हैं, तो वहां पर डिसिप्लिन के फुकदान की वजह से फिर इस तरह की जो बातें हैं वो सामने उभर कर आती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस साल आ रही हो, मुतवातिर खैबर पख्तूनख्वा में अनफॉर्चुनेटली ये देखने में आ रहा है। अच्छा मुस्तफा, आप बड़ा लंबे अरसा, जैसे मैंने कहा, सेनेटर रहे हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आपने भी कहा, मैं भी कोई 20-22 साल से पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ, जो म्यार था सेनेटर्स का विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बड़ा कंप्रोमाइज़ हुआ है। अब हम देखते हैं, मैं बिल्डर्स आए हैं, कंट्रैक्टर्स आए हैं, ठेकेदार आए हैं, वहाँ पे कोई फैक्ट्री ओनर्स आ गए हैं जिनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं। दैट्स द रीज़न दे इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी इन KPK असेंबली और बलोचिस्तान ज़्यादा। आप इसके म्यार को कैसे देखते हैं? कभी बहुत बड़े हैवी वेट्स होते थे, हम तकरीरें सुनने जाते थे, बड़े टेक्नोक्रेट्स, पढ़े लिखे, मज़ा आता था गुफ्तगू का। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपने खुद भी सेनेट में बैठे हैं, आपका क्या ख्याल है कि अब वो सेनेट है जो उसका मर्तबा, जो उसका ग्रेंजर और जो उसका एक रोब होता था, एक क्लास होती थी, व्हाट वेंट रॉन्ग? पैसा आ गया है, बिजनेसमैन आ गए हैं, ठेकेदार आ गए हैं और बिल्डर्स आ गए हैं सर। जी, डिटीरिएशन तो हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कई दफा जो 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन की जो मेकिंग थी, उस वक्त की जो आइन साज असेंबली थी, उसके डिबेट्स मैं उठाकर पढ़ता हूँ, और उस वक्त जो क्वालिटी ऑफ डिबेट थी मेंबरान की, जो आइन बनाने में कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, एक एक मेंबर जो था, वो क्या कमाल उनकी तकारीर, क्या कमाल उनकी समझ सियासत की, कानून की, आइन की, दुनिया के कवानीन को, आइनों को मद्देनजर रखकर जब ये कानून साजी की गई, तो वो इट्स क्वाइट अ डिलाइट कि आप देखते हैं कि हमारे मेंबरान की उस वक्त सियासतदानों की क्या क्वालिटी थी। आज तो आप उससे कोई मुवाजना कर ही नहीं सकते। और ये डिटेरिएशन एक दिन में नहीं होती रऊफ भाई, ये बतदरीज चीजें ऐसी होती आती हैं कि जिसके नतीजे में आप आहिस्ता आहिस्ता वो अपना क्रेडिबिलिटी और अपना वो स्टैचर, अपना वो ग्रैंडियर वो लूज करते रहते हैं। अब आपको याद होगा, आज से 5-6 साल पहले यही सेनेट के इलेक्शंस थे, और इन सेनेट के इलेक्शंस में मैंने और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने इत्तफाकन, हमें अपनी जमातों की पार्लिमानी मीटिंग थी, तो उसमें कहा गया कि इलेक्शन से पहले जरा आप हॉल का चक्कर लगा लीजिए, वहां पर इंतजामात देख लीजिए, जो पोलिंग बूथ वगैरह पड़ा है। और हम टहलते टहलते वहां पर पहुंचे और हमने कैमरे वहां पर पकड़ लिए, और ओपनली ब्लेटेंटली उस इलेक्शन को रिग करने के लिए कैमरास वहां पर इंस्टॉल किए गए थे। ये सैंक्टिटी ऑफ द हाउस जो डिस्ट्रॉय की गई, तो ये आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने ये भी देखा कि वो जो सेनेट थी उसमें हमने तहरीक अदम एतमाद एक पेश की। जब तहरीक अदम एतमाद पेश की हमने, तो जितने लोग हमारे पास थे वो काउंटिंग के लिए जब खड़े होते थे, तो ऑपोजिशन के इजलास में 60 लोग खड़े होते थे, 62 लोग, और जब वोटें निकली
तो उसी में से 13, 14, 15 लोग गायब हो गए। तो ये एक बदतरीज डिटीरिएशन है, और जो फिर पैसे देकर वहां पर आते हैं, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए आते हैं, उनको हाउस के प्रोसेस से, हाउस के रूल से, लेजिस्लेशन से उनको तो कोई सरकार नहीं। वो तो सिर्फ चाहते हैं कि अपना बिजनेस इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें, ना वो वहां पर गुफ्तगू करते हैं, साल साल वहां पर खामोश बैठे रहते हैं, कंट्रीब्यूट ही नहीं करते हाउस की प्रोसीडिंग्स में, क्योंकि उनके लिए हाउस की प्रोसीडिंग्स कोई मायने नहीं रखती। तो इस तरह के जो खामोश मेंबरान हैं, जो एक तादाद में वहां पर पहुंचते हैं, जमातों ने कई दफा अच्छे लोग भी वहां पर भेजे, मिडिल क्लास से, हमारे लो मिडिल क्लास से भी लोग वहां पर भेजे, और उनकी हमेशा बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस रही। लेकिन अब चूंकि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल कल्चर, हमारी पूरी सियासत पैसों के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है, पार्टीज को फंड्स की जरूरत होती है, एक जलसा आपने करना हो तो उस जलसे पे आपका 5-10 करोड़ रुपया खर्चा आ जाता है। तो फिर जमातें ये जरूर सोचती हैं कि फिर हम ऐसे लोगों को सामने लेकर आए, ऑब्लाइज करें कि जो हमारे ये बाकी खर्चे भी उठाएं। तो ये और इसका नतीजा ये निकला है कि आज आपकी क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेशन इंतहाई मायूस कुन है। आप ड्राफ्टिंग देखें, ड्राफ्टिंग के अंदर ऐसी ऐसी गलतियां होती हैं कि कानून कहना कुछ चाह रहा होता है और उसका नतीजा कुछ और निकल रहा होता है। अच्छा मुस्तफा, तो आपने बड़ा वही कहना खुलकर बात की है। अभी एक और, अभी आपने जमातों की बात की तो आज खबर आ रही थी रियाम खान साहबा ने भी अपनी नई पार्टी लॉन्च करने का ऐलान किया है। हाउ डू यू सी दैट सर? और आप भी क्यों पॉलिटिक्स में हैं, आप भी खुलकर बात करते हैं, रियाम खान साहबा भी पॉलिटिकली तौर पर एक्टिव रही हैं जब तक कि दोबारा हो रही हैं, तो आपको कभी आपका कोई है कि जस्ट इन केस इफ शी अप्रोचेस यू के आप जैसा एक हार्ड हिटिंग बोलने वाला एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन उन्हें चाहिए होगा, वुड यू जॉइन हर सर? रऊफ भाई, इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिक्स मीनिंगलेस हो गई है, पॉलिटिक्स का कोलैप्स हो गया है। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ हम हुए, तुम हुए या मीर हुए, सब एक ही जुल्फ के असीर हुए। सब जमातों की कोशिश ये है कि वो किसी न किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करें और उन्हीं के जरिए इक़्तिदार में आए और उन्हीं के जरिए इक़्तिदार में रहें भी। अवाम और ये बातें, ताकत का सरचश्मा अवाम, ये सब अब एक किताबी सी बातें रह गई हैं कि जो बड़ा अफसोसनाक है हमारी पॉलिटिक्स के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगले 5 सालों में खिला ये नेचर के कवानीन, कुदरत के कवानीन के अगेंस्ट है। खिला कभी भी नहीं रहता। इस मुल्क में नई जमातें जरूर बननी है, नए लोग जरूर सामने आने हैं। ये जमातें तकरीबन अपनी तबी मौत की जानिब पहुंच चुकी हैं और हर शहरी को हक है कि तो उसके क्या चांसेस हैं? रियाम खान साहबा के क्या चांसेस हैं उनकी पार्टी के? आप क्या देखते हैं, आपका तजर्बा क्या कहता है पॉलिटिक्स का कि उनकी पार्टी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकती है, पॉपुलर हो सकती है, जगह बना सकती हैं वो? आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, लेकिन काफी मुश्किल सफर है। इस सफर में बड़ा वक्त लगता है। पाकिस्तान पब्लिक पार्टी के नाम से मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, उन्होंने अपनी जमात का नाम रखा है, अनाउंस किया है। आप देखिए पिछले चंद महीनों में शायद खाकान साहब, मिफ्ता साहब मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, उन्होंने भी जमात बनाई। इसी तरह आज से साल पहले इस्तेहकाम पार्टी भी बनी। लेकिन अगर जमात बनाना, चलाना ये एक लंबा प्रोसेस है और तो इसमें आपने क्यों नहीं बनाई? बाकी सारे लोग, आपको तो पॉलिटिकल फैमिली भी है, आपका यहाँ पे लोकल, यू आर सन ऑफ द सहल, पटवारी भी हैं, आपको ये शौक क्यों नहीं उठा कि मैं भी अपनी एक पार्टी बनाऊं? आपकी भी एक फॉलोइंग है, आपका भी क्लाउड है यहाँ पर, आप क्यों इतने समझदार निकले हैं कि आपने अपनी दुकान नहीं खोली? आपने कहा नहीं भाई हम अपनी हट्टी नहीं खोलते अभी। मैं किसी खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ रऊफ भाई कि मैं एक बहुत बड़ा कदावर नेशनल लीडर हूँ या सियासतदान हूँ। बस एक अपनी महदूद सी दायरे में कोशिश यही होती है कि पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकूं जिस कैपेसिटी में भी हूँ। अगर उसके लिए जो कद काट चाहिए, मेरे ख्याल से अभी मेरा वो नहीं है कि मैं कोई सियासी जमात बना सकूं। लेकिन बहुत से हमारे नहीं, अगर सियासतदान इतना, मुस्तफा इतना, अगर आप यंग एज में इतने रियलिस्टिक हो गए, प्रैग्मेटिक हो गए, समझदार हो गए, तो सियासत कैसे करेंगे? मतलब इतनी समझदारी वाली बातें जो आपने की अभी कि जनाब कि मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता, तो ये तो फिर पॉलिटिक्स में ये थोड़ा सा ये तो डिसएडवांटेज होता है सर कि बंदा इतना रियलिस्ट हो जाए। नहीं, रियलिस्टिक तो होना भी चाहिए ना रऊफ भाई। ठीक है, ये अब कुछ मेरी इनहेरेंट फ्लॉज है जमातों में। मैं अपनी जमात में भी, लीडरशिप के भी सामने बहुत सी बातें कह जाया करता था जो कि शायद बाकी और लोग नहीं कहते थे, और वही वजह है कि फिर नज़ला मेरे ऊपर काफ़ी गिरता भी रहा। लेकिन मैंने परवाह नहीं की, क्योंकि देखें मैं ये चाहता हूँ, आप ये चाहते हैं, जो लोग सुन रहे हैं आपका ये प्रोग्राम, वो भी ये चाहते हैं कि ये मुल्क हमारे बच्चों के रहने के काबिल तो रह जाए।
हमारा ये बड़ा सेल्फिश इंटरेस्ट है इस मुल्क के अंदर। मैं तो मानता हूं कि मेरा बहुत सेल्फिश इंटरेस्ट है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे इसी मुल्क के अंदर रहें और इसी मुल्क के अंदर एक महफूज और खुशहाल जिंदगी गुजारें। तो इस सेल्फिश इंटरेस्ट को अगर मैंने पूरा करना है तो फिर हमें बातें तो ठीक करनी पड़ेंगी। ऐसे है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा ये खुलकर हमसे बातें की। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। ये था आज का प्रोग्राम। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।